अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इकरा हुफ़ाज़ बॉयज़ कॉलेज। स्टूडेंट, आज इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में ज़ूलॉजी सेक्शन के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, वो भी पास पेपर्स की। तो सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज़ स्टूडेंट हमारे पास है, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट द राइट एंड लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ठीक है, स्टूडेंट्स, ब्रेन्स के जब तक एनाटॉमी आपको जहन में नहीं होगी तो इस तरह के एमसीक्यूज़ को आप लोग जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं ऑप्शंस के अंदर भी जो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, एक तरह से पार्ट ऑफ ब्रेन, या आपने ब्रेन की जो डायग्राम बनाई होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो उसके अंदर आपने ये लेबलिंग करी होगी ये पार्ट्स की। तो सबसे पहले देखते हैं सेरिबेलम, कॉर्पस कैलोसम, पोन्स या थैलेमस। तो इसमें आप जानते हैं कि जो सेरिबेलम होता है वो कौन सा पार्ट का हिस्सा होता है सर, वो हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है या मिड ब्रेन का पार्ट होता है? तो आप सब जानते हैं सर हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है सेरिबेलम। और हाइंड ब्रेन किन पार्ट पे कंसिस्ट करता है? मेडुला ऑब्लिंगुआ पे, सेरिबेलम पे, पोन्स पे और रेटिकुलर फॉर्मेशन पे कंसिस्ट करता है। तो सर ये तो जो सेरिबेलम है, तो इस एमसीक्यूज़ का राइट आंसर सेरिबेलम नहीं हो सकता। पोन्स करते हैं तो सर पोन्स भी किसका पार्ट है? सर पोन्स भी जो हम देखते हैं वो भी हाइंड ब्रेन का पार्ट है। अब हम देखते हैं थैलेमस। तो स्टूडेंट आप थैलेमस जानते हैं कि एक तरह से फोर ब्रेन का पार्ट होता है, जो कि आप जानते हैं कि डायनसिलिफोन के ऊपर कंसिस्ट करता है थैलेमस। लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस जो होता है बेटे डायनसेफेलॉन का जो है वो पार्ट कहलाता है। तो याद रख लो कि दो राइट और लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फीयर को जो सेपरेट करने वाला जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कॉर्पुलस कैलोसम। तो राइट आंसर इस एमसीक्यू से क्या हो जाएगा? कॉर्पस कैलोसम स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब इसमें सेकंड एमसीक्यूज के ऊपर आते हैं कि माइलिन शीट इज फॉर्म बाय। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना कि माइलिन शीट है क्या। आप लोगों ने नर्व पढ़े होंगे, एक्सॉन, डेंड्राइट्स, ठीक है, तो ये चीज़ें जब, और आपने सोमा पढ़ा होंगे, तो इसके अंदर आपने देखा होगा जब आप अपनी बुक भी निकालेंगे, बुक पेज नंबर 66 के ऊपर आपको जब न्यूरॉन्स के फंक्शंस में आप माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बारे में जब पढ़ेंगे, जिस न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट होती है उसे हम माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, जिस न्यूरॉन के ऊपर अगर माइलिन शीट नहीं होती तो उसे हम अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। तो बेसिकली जो न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एसोसिएट होता है और उसके जो सेल्स होते हैं उसे हम कहते हैं न्यूरोग्लिया, और न्यूरोग्लिया इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म माइलिन शीट। और माइलिन शीट का फंक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है? कंडक्शन को परफॉर्म करना। आपको पता है कि नर्व्स के अंदर एक्सॉन्स होते हैं और डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट एक तरह से फर्स्ट पार्ट होता है और एंड पार्ट जो होता है वो एक्सॉन होता है। डेंड्राइट से जो और एक्सॉन तक जो कंडक्शंस हो रही होती है थ्रू एक्शन पोटेंशियल, वो किसके जरिए होती है स्टूडेंट? वो माइलिन शीट की वजह से होती है। और माइलिन शीट को जो बनाने वाला होता है वो न्यूरोग्लिया होता है। और न्यूरोग्लिया के काम में मौजूद है, न्यूरॉन्स के अंदर ही मौजूद है। तो ऑप्शन में देख रहे हैं न्यूरॉन तो किसी सूरत में ऑप्शन नहीं हो सकता। रिसेप्टर्स, अब रिसेप्टर तो सर इसका ताल्लुक तो सेल्स से होता है एक तरह से, ठीक है। और टी सेल्स आपको पता है कि कहाँ होते हैं सर? ये लिम्फोसाइट्स के एतबार से बात करते हैं कि लिम्फोसाइट टी सेल जो तो बेसिकली टाइप होती है WBC की। तो जितने भी हम रेस्ट ऑफ ऑप्शन देख रहे हैं इस एमसीक्यूज में, तो राइट आंसर हमें क्या लग रहा है? न्यूरोग्लिया। तो हम इसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ स्टूडेंट्स आते हैं। एन इमरजेंसी ट्रीटमेंट इन कार्डियक अरेस्ट इज। अगर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट बीट एक तरह से जो है लो हो गई है, तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा हार्मोन देंगे कार्डियक अरेस्ट के एतबार से? अगर कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि हार्ट बीट एकदम से रुक जाए, ठीक है भाई, हार्ट प्रॉपर काम करना छोड़ दे, एक तरह से एंजाइना का एक तरह से अटैक हो जाए, तो कौन से हार्मोन की ट्रीटमेंट करते हैं जिसे हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट कहते हैं? तो इसमें आप जानते हैं कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होता है बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जो कि थायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है। सर ये ऑप्शन तो राइट नहीं हो सकता। हीमोग्लोबिन बेसिकली एक कॉम्पोनेंट है जो कि आरबीसी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है भाई, जिसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को बाइंड करना, ठीक है, और ऑक्सीजन को बाइंड करके फिर रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स या टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करना। तो हीमोग्लोबिन भी इस एमसीक्यूज का राइट आंसर नहीं हो सकता। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैंक्रियास की जो है वो बीटा लैंगर हेल्थ सेल से रिलीज होती है। इसका काम क्या होता है कि ब्लड की ग्लूकोज को कंसेंट्रेशन को कम करना, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी कंसेंट्रेशन को कम करके उसको किस में कन्वर्ट करना? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। तो लास्ट ऑप्शन देखिए एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एक हार्मोन होता है स्टूडेंट्स, ये आप सब जानते हैं, जो कि कार्डियक अरेस्ट में हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है। और आप सब जानते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम्स होते हैं ये फाइट एंड फाइट अगेंस्ट करता है,
जिसकी वजह से क्या होता है कि स्लो हार्ट बीट हो जाती है। डाइजेशन ऑफ फूड्स के एतबार से अगर हम बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपल्स ऑफ आई हो जाता है। तो इसमें हम जो इमरजेंसी जो हार्मोन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट करते हैं वो एपिनेफ्रिन करेंगे। तो राइट आंसर इस एमसीक्यूज से क्या हो जाएगा? एपिनेफ्रिन। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ स्टूडेंट्स जाते हैं। द गैप बिटवीन एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स, नोड ऑफ रेन्यूअर, साइनेप्टिक वेसिकल या साइनेप्सिस। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना होगा कि साइनेप्ट किसे कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट किसे कहते हैं, साइनेप्टिक वेसल्स किसे कहते हैं और नोड ऑफ रेन्यूअर किसे कहते हैं। जब इनकी टर्मोलॉजी ध्यान में होगी तो आसानी से हर एमसीक्यू इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए डेफिनेशंस के बिहाफ के ऊपर, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान जो गैप होता है तो स्टूडेंट्स उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं बेटा स्टूडेंट? उसे हम कहते हैं साइनेप्स। और जो दो साइनेप्स के दरमियान जो क्लेफ्ट मौजूद होता है उसे हम साइनेप क्लेफ्ट कहते हैं। और जो वेसिकल्स रिलीज होते हैं बिटवीन टू न्यूरॉन तो उसे हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। अब रूट ऑफ रेन्यूअर के एतबार से अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, जैसे कि आपके वर्क बुक के अंदर भी जो है वो इसके जो है वो लेबलिंग के एतबार से अगर हम बात करते हैं तो ये चीज़ भी आपको जहन में रखनी होगी कि दो गैप बिटवीन एक्सोनल टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन और डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, उसको हम क्या कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं। तो राइट आंसर स्टूडेंट क्या हो जाएगा इस एमसीक्यूज का? साइनेप्स हमारा राइट आंसर इस एमसीक्यूज का हो जाएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ एमसीक्यू। इन ह्यूमन ब्रेन प्लाज्मा लाइक फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फ, ब्लड या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ पे मौजूद होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड आपको पता होना चाहिए बिटवीन टू सेल्स जो फ्लूइड मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब ब्लड जो फ्लूइड है वो कहाँ पे मौजूद होता है सर? वो ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद होता है। लिम्फ फ्लूइड कहाँ पे मौजूद होता है सर? ये लिम्फ वेसल्स के अंदर मौजूद होता है। और ह्यूमन ब्रेन में जो प्लाज्मा लाइक फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो इस एमसीक्यूज का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो जाएगा। तो एमसीक्यूज को मैंने बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि इस तरह प्रिपरेशन करें पास्ट पेपर्स के कि इसकी जो है जो ऑप्शंस के भी आपको जो है वो मीनिंग पता होनी चाहिए और उसके तमाम रिलेटेड एक्शंस पता होनी चाहिए ताकि आपको इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो आप राइट कर सकें। हाइपोथैलेमस, एमिगलेट, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस आर द पार्ट्स ऑफ। फिर ये जो एमसीक्यूज आ गया ये क्या आ गया? एनाटॉमी ऑफ ब्रेन से रिलेटेड ये एमसीक्यूज स्टूडेंट्स आ गया। क्या उसको लिम्बिक सिस्टम कहेंगे, क्या इसको थैलेमस कहेंगे या कॉर्पस कैलोसम कहेंगे या पोन्स कहेंगे? तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है कि थैलेमस किसे कहते हैं? थैलेमस तो बेसिकली सर डायसेफेलॉन का एक तरह से पार्ट है क्योंकि डायसेफेलॉन कंसिस्ट ऑफ थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। ठीक है सर, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि किस चीज़ का पार्ट है। लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस किसका पार्ट है सर? डायसेफेलॉन का पार्ट है। कॉर्पस कैलोसम अभी हमने बताया था कि लेफ्ट और राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर को जो सेपरेट जो लाइन कर रही है, जैसे आपने अखरोट कभी देखा हो तो अखरोट के अंदर एक बीच में सेंटर लाइन होती है, इसी तरह हमारा ब्रेन भी होता है। और ब्रेन के अंदर लेफ्ट और राइट सेरिबेलर हेमिस्फीयर के दरमियान जो एक तरह से लाइन मिड लाइन बनी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। अगर हम पोन्स की बात करते हैं स्टूडेंट तो पोन्स मैंने आपको बताया था जैसे कि आपने हाइंड ब्रेन पढ़ा होगा कि हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लिगेंटा, सेरिबेलम, पोन्स एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो पोन्स किसका पार्ट है सर? ये तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। लेकिन हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, अगर हम इसको करें तो ये किसके पार्ट होंगे सर? ये लिम्बिक सिस्टम के पार्ट होंगे। तो याद रख लो अगर एमसीक्यूज में डायनसेफेलॉन आ जाए तो वो भी राइट आंसर होगा क्योंकि लिम्बिक सिस्टम किसका पार्ट है? डायनसेफेलॉन का पार्ट है। ठीक है भाई, अगर ये एमसीक्यूज अगर ये आ जाए कि हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस आर द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम की जगह अगर डायनसेफेलॉन लिखा हो तो राइट आंसर। सर अगर फॉर ब्रेन लिखा हो तो वो भी राइट आंसर क्योंकि फॉर ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, टेलेंसेफेलॉन और डायसेफेलॉन, और डायसेफेलॉन के दो पार्ट होते हैं, लिम्बिक सिस्टम और थैलेमस, और लिम्बिक सिस्टम के तीन पार्ट होते हैं। एक तरह से आपको पूरी ये स्कीम पता होगी पार्ट्स ऑफ ब्रेन की तो इस तरह के एमसीक्यूज आप लोग राइट हो सकते हैं। तो हाइपोथैलेमस, एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस आर द पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो उसको यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम पे राइट कर देते हैं। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, जैसे कि फॉर ब्रेन आपने पढ़ा, फॉर ब्रेन के दो पार्ट होते हैं,
टेरेंसिफेलॉन और डायेंसिफेलॉन। डायेंसिफेलॉन के 2 पार्ट होते हैं, लिम्बिक सिस्टम एंड थैलेमस, और लिम्बिक सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। ठीक है, 7 MCQs की तरफ स्टूडेंट्स हम चलते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डायेंसिफेलॉन, टेरेंसिफेलॉन, एमिगडाला, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उसमें अंडरस्टूड बात है कि हमारे पास जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है वो फोर ब्रेन होता है, और फोर ब्रेन में भी कौन सा पार्ट होता है, टेरेंसिफेलॉन होता है, और टेरेंसिफेलॉन कंसिस्ट करता है सेरिबेरल हेमिस्फीयर को, और सेरिबेरल हेमिस्फीयर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो राइट आंसर स्टूडेंट MCQ नंबर 7 का क्या हो जाएगा, टेरेंसिफेलॉन। इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। एमएनसी हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, कौन सी ग्लैंड से होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से। ये एड्रेनल कॉर्टेक्स क्या है, उसमें ये बात ध्यान में रखें कि एड्रेनल कॉर्टेक्स बेसिकली एड्रेनल ग्लैंड का पार्ट है। इंटरनल पार्ट को एड्रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड के, और आउटर पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड के पार्ट को हम क्या कहते हैं, एड्रेनल मेडुला कहते हैं। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, या एड्रेनल मेडुला से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, या पाइनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि चारों ऑप्शंस के बारे में आपको नोहा होगी तो आप इस MCQs को राइट आंसर स्टूडेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सर ये पाइनियल ग्लैंड क्या है। तो पाइनियल ग्लैंड बेसिकली एक कोन शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि विद इन द ब्रेन होता है, ब्रेन के साथ ही होता है। इसका काम क्या होता है, रेस्पॉन्स करता है एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ लाइट एंड डार्कनेस, एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ लाइट एंड डार्कनेस एज सेंस थ्रू द आइज। ठीक है, और सिक्रीट क्या करता है, मेलाटोनिन करता है। तो ये MCQs का एमएनसी हार्मोन सिक्रीट बाय पाइनियल ग्लैंड तो सर हो नहीं सकता, क्योंकि ये सारी बात है, ये मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, और ये जो डार्कनेस और लाइटनेस जो आई के अंदर जो रेस्पॉन्स आ रहा होता है तो इस ग्लैंड की वजह से आ रहा होता है। अब आते हैं हम एड्रेनल कॉर्टेक्स की तरफ। एड्रेनल कॉर्टेक्स के अंदर सर ये एड्रेनल ग्लैंड्स का एक तरह से पार्ट है जो कि क्या रिलीज करता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स करता है, जो कि मेल और फीमेल के अंदर जो एक तरह से जो उनके अंदर सेक्सुअलिटी को डेवलप करता है। क्या करता है, सेक्सुअलिटी को डेवलप करता है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स भी इस MCQs का राइट आंसर नहीं हो सकता। पिट्यूटरी ग्लैंड तो एक तो मास्टर ग्लैंड से डिफरेंट टाइप ऑफ द सिक्रीशंस करता है, जो कि इनके जो सिक्रीशन है उनके रेस्पेक्टिव ग्लैंड्स पे जाके उनको एक्टिवेट करते हैं। एड्रेनल मेडुला की तरफ आते हैं। एड्रेनल मेडुला एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स को इन्फ्लुएंस करता है, और जिसकी वजह से एपिनेफ्रीन रिलीज होती है, और एपिनेफ्रीन फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से हम इसको एमर्जेंसी हार्मोन कह सकते हैं। अब एमर्जेंसी हार्मोन में एपिनेफ्रीन क्या करता है, एपिनेफ्रीन अगर किसी बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है, किसकी वजह से, एड्रेनल मेडुला रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट द एपिनेफ्रीन, और एपिनेफ्रीन इज द एमर्जेंसी हार्मोन। ये बात जहन में बिठा लो, एपिनेफ्रीन इज द एमर्जेंसी हार्मोन रिलीज फ्रॉम एड्रेनल मेडुला। एड्रेनल मेडुला कहाँ किसका पार्ट है, एड्रेनल ग्लैंड का पार्ट है। अब ये एपिनेफ्रीन कभी भी सीक्रेट हो जाता है तो ये क्या करता है, इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज द ब्रीथिंग रेट, इंक्रीज द हार्ट बीट, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स। ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि एमर्जेंसी हार्मोन के काम क्या होते हैं। तो इस MCQs का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेनल मेडुला रिस्पॉन्सिबल टू सीक्रेट द एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन इज द एमर्जेंसी हार्मोन। जब भी इस MCQs का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एड्रेनल मेडुला हो जाएगा। अब MCQ नंबर 9 की तरफ आते हैं। द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन में लीड टू डिजीज कॉल्ड, अगर डेफिशिएंसी हो जाए इंसुलिन की तो क्या डिजीज हो सकती है। सर इंसुलिन का पहले काम तो बताएं। तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि बीटा लैम्फर हैंगिंग सेल पैंक्रियास से सिक्रीट होता है। इसका काम क्या होता है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करना ग्लाइकोजन में। अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है तो इंसुलिन सिक्रीट होता है पैंक्रियास से, और वो ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन को नॉर्मल पे लेके आता है, और वो जो ग्लूकोज है जिसको इंसुलिन ने कम किया उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कर देता है। अगर ये काम नहीं प्रॉपर हो पाए किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी कि इंसुलिन सीक्रेट ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल से ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायबिटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायबिटिक्स। तो इस MCQs का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायबिटिक्स हो जाएगा। अब रेस्ट ऑफ ऑप्शंस को भी देखना है। अगर रेस्ट ऑफ ऑप्शन को नहीं देखेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी अगर MCQs आ जाए तो आप उस फंस जाएंगे। डायरिया क्या है, सर डायरिया एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है जो कि डायसेंट्री की वजह से हो सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन में अगर डायसेंट्री बैक्टीरिया आ जाता है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन कॉज हो जाती है, मैक्सिमम वाटर जो है बॉडी से रिलीज हो जाता है,
जिसे हम डायरिया कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी का ब्लड प्रेशर सिस्टोल 140 चले जाए और डायस्टोल 90 भी चले जाए, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। सर एनीमिया क्या है? तो स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखो कि बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी को याद करने का आसान तरीका क्या होता है कि इनके सफिक्स को देखा जाए। ये जो मियाँ कभी भी अगर ऐसा सफिक्स आ जाए इसका मतलब क्या होता है? ब्लड। तो एनीमिया का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो सर ये अगर हम देखें 9 MCQs का राइट आंसर तो वैसे डायबिटिक्स बन गया। अब 10th MCQs की तरफ स्टूडेंट हम जाते हैं। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन। अब स्पाइनल आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड की तरफ अगर हम जाते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो थोरैक्स वर्टिब्रा कॉलेज से कोकाइस तक स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रन कर रही होती है, उसमें बहुत सारी नर्व्स निकल रही होती हैं जो आपके मैं बुक भी बता देता, बुक का पेज नंबर भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। पेज नंबर 73 देखेंगे आप सिंटेक्स बोर्ड की बुक के अंदर, तो इसमें डिफरेंट जो एक तरह से ऑर्गन्स भी बने हुए हैं और वर्टिबल कॉलम्स भी बने हुए हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ये आता है। तो स्पाइनल नर्व जो होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, उसके जो पेयर्स होते हैं वो 31 पेयर्स होते हैं और क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं। तो स्पाइनल नर्व के साथ साथ आपको क्रेनियल नर्व्स भी पता होने चाहिए जो कि एक तरह से नेक के ऊपर तक जितनी भी नर्व कंट्रोल होती है वो क्रेनियल नर्व से होती हैं और नेक के बाद का जितना भी बॉडी पार्ट है वो कौन से नर्व से कंट्रोल होता है? स्पाइनल नर्व से कंट्रोल होता है। तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन इज 31 पेयर। तो स्टूडेंट इस MCQ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल जोलॉजी सेक्शंस के हवाले से 10th MCQs पास पेपर की डिस्कस किए। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।